नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का पार्ट 1 हम लोगों ने कर चुका है। आज हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत पार्ट 2 और इसके जो इम्पीचमेंट तक हम लोग देख लिए थे, उससे आगे जो भी आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ देखोगे तो जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ पूरे थ्योरी पोर्शन को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रपति पार्ट 2। ओके, ये सब देख लिए हम लोगों ने, है ना। ये देख लिए हैं, कहां पर आए थे देख लेते हैं। 61 इम्पीचमेंट तक देख लिए थे, है ना। पिछले वीडियो में इम्पीचमेंट तक देख लिए थे हम लोग, उससे आगे करना है। तो चलिए देख लेते हैं इम्पीचमेंट। ये इम्पीचमेंट है, इसको देख लिए थे। आगे हम लोग को यहां से शुरू करना है। ये भी देख लिए थे, आई थिंक यहीं से शुरू करना था। चलिए इसको देखते हैं, यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। If there is any dispute in the election of the President of India, then that dispute can be referred to भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सुप्रीम कोर्ट को, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका आंसर होगा बताइए। तो इसका आंसर होना है सी देखोगे भारत के सुप्रीम कोर्ट को। ये देखोगे तो आर्टिकल 71 के अंतर्गत बताया गया है। 71 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट जब भी राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है उससे संबंधित कोई विवाद हो जाए तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये विवाद निपटारा होता है। याद रख लेना, ठीक है। तो इसको जान लेना, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत वो विवाद का निपटारा होगा। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 71 में बताया गया है। तो इसको याद कर लेना और इससे संबंधित फैक्ट को हम लोग याद कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधित जो भी डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा, उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 71 के अंतर्गत निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो चुनौती नहीं दे सकता कि मेरा तो अभी पद ही भरा हुआ नहीं है, तो अभी कैसे चुनाव करा रहे हो। समझ रहे हो? ये याद रख लेना। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उसके पूर्व में किए गए कार्य अवैध नहीं होगा, वो व्यक्ति हट जाएगा, लेकिन उसके पूर्व में किया गया कार्य अवैध नहीं माना जाएगा। इसको याद रख लेना, ठीक है। तो ये आर्टिकल 71 से संबंधित क्वेश्चन था। अब इसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 72 से संबंधित क्वेश्चन। आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में, है ना। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में अभी देखिए आबकारी आरक्षक का रिजल्ट आया है। कट ऑफ आप देख सकते हो, है ना। जनरल लगभग 84-85 के करीब करीब जा रहा है। 80 से नीचे किसी भी का हो नहीं रहा है। एसटी कैटेगरी का भी 75 के करीब करीब जा रहा है। समझ रहे हो? तो कंपटीशन कितना बढ़ गया। टॉपर का 91 आया, 100 में 91, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का कंपटीशन है। तो आप लोग टाइम पास मत करो। अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि ऐसे टाइम पास करने से, हाँ थोड़ा थोड़ा 2 घंटा 4 घंटा 1 घंटा पढ़ने से, डेली कंसिस्टेंसी नहीं रखने से ये सबसे नहीं होने वाला। नौकरी उसके जगह में आप कुछ और करना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर नौकरी करना है, पढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक एकाग्र कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई करना पड़ेगा। वो भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ, तभी होगा। बात समझ रहे हो? स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ, पैटर्न के आधार पर कैसा हो रहा है उस आधार पर आप तैयारी करोगे तब होगा। और ऐसा नहीं कि यूट्यूब खोले, आज इसका देख लिए, आज उसका देख लिए, आज कुछ और आज घूम लेता हूँ। ये कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो आपका नहीं होने वाला। आप समझ रहे हो? 100 नंबर के
100 नंबर का पेपर है, इसमें 91 नंबर टॉपर ला रहा है। 91 नंबर मतलब इसका एक्यूरेसी लेवल सोच सकते हो आप, एक्यूरेसी लेवल सोच सकते हो, बात समझ रहे हो। 100 नंबर, वो भी कितना, 200 पोस्ट, ऐसा नहीं कि 4-5 पोस्ट था तो ऐसा तो हो सकता है। 200 पोस्ट में इस 100 नंबर में 80 नंबर से नीचे, 80 नंबर से नीचे आप सोच सकते हो, तो 80 नंबर के ऊपर 500 लोग हैं, 500 लोग, बात समझ रहे हो। 200 पोस्ट है, 500 लोग 80 से ऊपर लाए हैं, तो आप कंपटीशन का लेवल समझ सकते हो, है ना, लेवल किस लेवल में चल रहा है। अभी लोग लग रहा है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोचिंग नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, मतलब ये उल जुलूल की बातें कर रहे हैं, इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हैं, ऐसा सोच सकते हो। लेकिन पढ़ने वाले एक्चुअल में पढ़ रहे हैं तभी नंबर आ रहा है, बात समझ रहे हो ना। साथ ही साथ व्यापम भी आपके साथ खेल कर रहा है, कुछ का कुछ आंसर ले रहा है, कुछ का कुछ, तो इसमें आपको दो चीज आपको नौकरी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपका तो मेहनत जरूरी ही है, मेहनत तैयारी जरूरी ही है, साथ ही साथ आपका लक फैक्टर भी जरूरी है, लक फैक्टर भी जरूरी। ये दो तीन एग्जाम अभी उसका रिजल्ट आया उससे पता चला है, लक फैक्टर जरूरी। किसी का 70 आ रहा था वो बढ़कर 83 हो गया, किसी का 75 आ रहा था वो बढ़कर वो उतना ही रह गया, किसी का 75 से 68 हो गया, बात समझ रहे हो। अब फाइनल आंसर के बाद किसी का बढ़ रहा है, किसी का, ये लक फैक्टर मान रहा हूं, इसी को लक फैक्टर बोल रहा हूं मैं, बात समझ रहे हो, इसी को लक फैक्टर बोल रहा हूं। क्योंकि व्यापम कुछ का कुछ आंसर ले रहा है, कुछ का कुछ आंसर ले रहा है, मतलब किसको डिलीट करेगा, किसको क्या आंसर लेगा आप कुछ कह ही नहीं सकते। और सोर्सेस तो कई सारे हैं, कुछ भी सोर्सेस आप दे रहे हो, दावपत्ती कर रहे हो, लेकिन आंसर क्या ले रहा है उसको आप कह ही नहीं सकते, तो ये लक फैक्टर हो गया। साथ ही साथ जो ये नंबर ला रहे हैं उसी का तो नंबर, अगर आप बिना पढ़े डाल दोगे तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, तो पढ़ना भी पड़ेगा। और पढ़ाई का लेवल कैसा रखना है आप समझ रहे हो। अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो आप मान के चलो कि शुरू में ही आप 85 से 90 नंबर लाते हो तब सेफ हो। 85 तो मैं बोलूंगा, 80 तो ऊपर ही आना चाहिए, 80 से नीचे तो आप मत सोचो, ठीक है, 80 से ऊपर ही आना चाहिए। अगर 80 प्लस नहीं है तो आप उस पोस्ट के बारे में भूल जाना, नेक्स्ट तैयारी शुरू कर देना। तो 100 में अगर 80 लाना है तो आपको कम से कम 90% से एबव का एक्यूरेसी लेवल होना चाहिए, आपका एक्यूरेसी रेट होना चाहिए। आप 95-96 अटेम्प्ट करोगे, उसमें 8-10 गलत होगा, तब जाके वो फाइनली कितना 80-85 में वो आएगा। उसके बाद क्या आंसर ले रहा है, ये लक फैक्टर भी आपका काम करना चाहिए यहाँ पर। अब मान लो 80 आप ले आए, उसके बाद चेंज हो गया 5-7-8 क्वेश्चन, तो आप सीधा 75 से नीचे चले जाओगे, और 75 से नीचे चले जाओगे तो आपका कोई चांसेस नहीं है जिस हिसाब से अभी रिजल्ट आ रहा है। बात समझ आ रही ना। तो आप लोग को लेवल समझना है, अभी ट्रेंड समझना है, और उस आधार पर आप तैयारी करिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से, तब तो यहाँ पर तैयारी का समय देने का फायदा है, नहीं तो कुछ और काम भी कर सकते हो। दुनिया में एक से एक तरीका है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा करने का, ठीक है, अच्छा से अच्छा लाइफ स्टाइल जीने का और तरीके भी हैं, और तरीके से बिजनेस कर सकते हो, कुछ आप हर प्रकार से है, उसमें मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो आपको एकदम एकाग्र रूप से कंसिस्टेंसी के साथ 1-2 साल देना पड़ेगा और हो जाएगा। लेकिन आप अरे करते रहता हूं, ऐसा वाला कर रहे हो, लो ना हो जाएगा, अभी समय कहाँ है, अभी बहुत तेज है, ये है वो है, तो फिर मुश्किल है, मुश्किल है, मैं साफ बता रहा हूं। क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट अभी देखने मिला, इस छोटे छोटे पोस्ट के लिए इतने भीड़ है, इतने रिजल्ट ऐसा आ रहा है, तो बड़े पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन होगा, उसमें तो हर कोई जाना चाहता है। बड़ा पोस्ट है क्लास 2 ऑफिसर, या आपका लेवल 9-8 ये लेवल का जो अधिकारी पोस्ट है, उसमें तो हर कोई जाना चाहता है, वहाँ तो पेमेंट भी अच्छा खासा है।
तो वहां का लेवल कैसे रहेगा आप समझ सकते हो। इसी कारण मैं बोल रहा हूं अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे चलता चलता हाँ कर लेंगे धीरे धीरे करेंगे ऐसा वाला में नहीं होने वाला, मैं साफ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन। ये पार्डन से संबंधित राष्ट्रपति के अधिकार देखोगे तो ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है, याद रख लेना, क्षमादान की शक्ति। किसकी? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, याद रख लेना। ओके, तो इसमें किस किस प्रकार की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और कौन सा नहीं प्राप्त है उसी को पूछा है। कौन सा नहीं प्राप्त है, सम्मिलित नहीं है, उसी को पूछा है। तो हम लोग को यहाँ पर ये पार्डन से संबंधित सारे तथ्यों को देखना है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, लघुकरण प्राप्त है, परिहार प्राप्त है, विराम प्राप्त है, प्रविलंबन प्राप्त है, रोक प्राप्त नहीं है और निरंतरता प्राप्त नहीं है। तो 6 और 7 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा ई। ठीक है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लेना भाई, कोई दिक्कत। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये पांचों है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंतर्गत, लेकिन ये दो नहीं है और इसी नहीं सम्मिलित नहीं है, उसी को पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 6 और 7, रोक और निरंतर, और ये 6 और 7 ई में है, ऑप्शन ई में है, ये देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 72 को। आर्टिकल 72 को यहां पर पूरा कवर करेंगे, देख लो, दिख रहा होगा। राष्ट्रपति की क्षमादान की इन शक्तियों के मायने भी समझना है और इसको समझना है। पार्डन, क्षमादान, इसमें दंड और बंदी करार दोनों को हटा दिया जाता है, क्षमा दे देना। ठीक है, पार्डन। और दोषी की सजा, दंड, दंडदेश और अयोग्यता से पूरी तरह से मुक्त किया जाता है, पार्डन हो गया। लघुकरण, कम कर देना, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन, कम कर देना। ठीक है, इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को, सजा का जो नेचर है उसको बदलना। जैसे मृत्युदंड मिला है तो उसको क्या बोलते हैं, कारावास में बदल देना। ठीक है, आजीवन कारावास में बदल देना, मृत्युदंड से तो कम है, मृत्युदंड से बदल करके कारावास, लेकिन उसको पूरा पूरा क्षमा नहीं किया जाता। ये लघुकरण, कम करना, लघु करना, कम्यूट करना, कम्यूटेशन। रेमिशन देखोगे, परिहार, तो सजा की अवधि को बदलना। ठीक है, सजा की अवधि को बदलना, जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास है उसको 1 वर्ष का कठोर कारावास कर देना। ठीक है, ये भी लघुकरण, लेकिन इसमें परिहार में एक चीज और होता है, जैसे कि इसमें उसकी प्रवृत्ति भी चेंज हो जाती है। ठीक है, सश्रम है उसको सश्रम को हटा सकता है, इस तरीके से। ठीक, विराम देखोगे तो विशेष परिस्थिति, जैसे कि महिला गर्भावस्था में है और वो आरोपी है, दोषी है, उसको सजा काट रही है और गर्भावस्था में मान लो, तो बच्चे को देखते हुए उसके सजा को रोक दिया जाएगा। मान लीजिए उसको कोई महिला है, उसको मिला है फांसी की सजा, फांसी की सजा, और फांसी की सजा मिला है और वो गर्भावस्था में है, तो उसको फांसी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था में तो बच्चे भी तो को ध्यान में रखते हुए उसकी फांसी के सजा को रोक देंगे, तो ये रुक गया। इस तरीके से ये विराम होता है, रेस्पाइट। ओके, याद रखना। प्रविलंबन देखोगे, रिप्राइव देखोगे, तो किसी दंड को कुछ समय के लिए टाला जाता है। रिप्राइव, विराम, प्रविलंबन, प्रविलंबन मतलब विलंब से देना, उसको जो अभी देना है, मान लीजिए 5 अक्टूबर को देना है, तो वो उसको रोक करके इसको बढ़ा दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? प्रविलंबन, उसको जो कुछ दंड देना है, फांसी है या कुछ है, उसको बढ़ा करके उसको टाल दिया जाएगा उस समय के लिए। 5 अक्टूबर के लिए टल जाएगा, ये बढ़ जाएगा, किसी और डेट निर्धारित होगा, तो इसको बोलते हैं रिप्राइव। तो ये 5 प्रकार की जो क्षमादान की शक्ति है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, इसको याद कर लेना भाई। ठीक है, इसी के आधार पर देखोगे तो राज्यपाल को भी शक्ति है क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 161 के अंतर्गत। याद रख लेना, राज्यपाल की क्षमादान की संबंधित शक्तियां देखेंगे तो ये क्षमा कर सकता है,
स्थगन कर सकता है, विलंबन कर सकता है, दंड की माफी दे सकता है, लेकिन फांसी की सजा को यह क्षमा नहीं कर सकता। यह केवल और केवल राष्ट्रपति को अधिकार है। दंड को निलंबित, क्षमा और परिवर्तित कर सकता है, याद रख लेना। ओके, और यह शक्ति केवल राज्य कानूनों से संबंधित अपराधों पर लागू होती है। राज्य के कानून से संबंधित अपराध है उस पर यह लागू होगी राज्यपाल की, क्योंकि राज्यपाल देखोगे तो केंद्र की शक्ति के लिए कौन राज्यपाल उसके लिए अधिकारित होगा? नहीं होगा, अधिकृत नहीं होगा। बात समझ रहे हो? मैं छत्तीसगढ़ का राज्यपाल छत्तीसगढ़ के आरोपों से संबंधित तो निर्णय ले सकता है ना, वो थोड़ी ले सकता है दूसरे राज्य या देश से संबंधित। तो राज्यपाल को अपने राज्य से संबंधित कानून के आधार पर निर्णय लेना होता है, क्षमादान देना होता है। बात समझ आ रही है मेरी? बात समझ आ रही? समझ के करोगे ना, आपको याद भी होगा और ये क्वेश्चन भी बनेंगे। यहां पर मैं पूरा आर्टिकल 72 और राज्यपाल का भी कुछ कुछ कंडीशन है उसको भी बता रहा हूं। अब इसमें देखोगे राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का डिफरेंशिएशन देखोगे, अंतर देखोगे, दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, तो आप देखोगे तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति राज्यपाल से ज्यादा ही होगी, क्योंकि वो किसी भी के लिए क्षमादान की शक्ति का यूज कर सकता है। राज्यपाल का अपने राज्य के लिए होगा तो उसका राष्ट्रपति का बृहद हो गया, राज्यपाल का कम हो गया। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति केंद्र के लिए लागू होगी, राज्यपाल का राज्य के लिए लागू होगा। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। लेकिन आप देखोगे राष्ट्रपति की शक्ति में कोर्ट मार्शल मामले में क्षमा की भी शामिल होता है। कोर्ट मार्शल होता है ना जो आर्मी में, ठीक है, उसमें भी राष्ट्रपति की शक्ति शामिल हो सकता है, लेकिन राज्यपाल का बिल्कुल नहीं होगा, इसको याद रख लेना। तो ये 5 प्रकार की पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव याद रख लेना, ठीक है। ये आपको जानना है। क्षमा, लघुकरण, लघुकरण मतलब नाम से ही पता चल रहा है, लघु करना, कम करना। परिहार, सजा की अवधि बदलना, उसके नेचर में परिवर्तन लाना, ये है उसका, ठीक है। विराम, रोक देना। प्रविलंबन, टाल देना। और क्षमा मतलब क्षमा कर देना, ठीक है, क्षमा कर देना, ओके। लेकिन क्षमा पूरी तरह से नहीं हो सकता, कुछ हद तक हो सकता है, चेंजेस कर सकता है ना। सश्रम को कुछ आधार पर उसको कुछ और में चेंज कर देगा, इस तरीके से प्रवृत्ति चेंज करके भी क्षमा हो सकता है। तो ये आपको जानना है आर्टिकल 72। इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। अब इसको देखेंगे। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। यह है अनुच्छेद 77 से संबंधित बातें, आर्टिकल 77 से संबंधित बातें इसमें बताई गई है। तो 72 के बाद हम लोग देख रहे हैं 77 को। 74 और 75 आर्टिकल भी राष्ट्रपति से संबंधित है। 74, 75। 74 में मंत्री परिषद की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और इसको हम लोग कार्यपालिक शक्ति बोलते हैं। 75 में देखोगे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसको भी हम लोग कार्यपालिक शक्ति के अंतर्गत देखते हैं, है ना। तो इसको याद रख लेना। अब हम लोग सीधा 77 वाली बात देख रहे हैं। 77 में हम लोग देखते हैं कि सरकार का जो भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, भले करे कोई, उसके जो कार्यपालिक के अंतर्गत आने वाले लोग करते हैं उसको, लेकिन किसके नाम से करते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो याद रख लेना इसको। अब देख लेते हैं इसमें भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की गई। ये क्या हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग, नाम से गई कही जाएगी, की गई कही जाएगी। अच्छा, राष्ट्रपति के नाम से की गई कही जाएगी, ठीक। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना, नहीं है बताना है, ठीक। तो ये तो सही है, सही है वो।
किसी विषय को जिस पर मंत्री ने विनिश्चय किया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष उस विषय को रखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसूचित करेगा, तो ये नहीं है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति इसी के लिए किया जाता है, 4 सही है। प्रधानमंत्री प्रशासन से संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह देगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें बी आंसर आएगा 2, 3, 5, है ना, 2, 3, 5। ओके, याद कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें लेकिन थोड़ा डाउट है ना, थोड़ा ये डाउट वाला क्वेश्चन, लेकिन 2015 के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बन रहा है यही बन रहा है, क्योंकि 1 और 4 वाला तो 4 सही है, 1 सही है, 1 सही है, 4 सही है, 4 सही है, तो इसी में 1 और 4 तो इसमें नहीं है, तो इसी को लेंगे। लेकिन इसमें भी 5 और देखोगे, ये तो थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बी को आंसर लिया गया है और ले सकते हैं अभी के हिसाब से। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी सही बैठ रहा है थोड़ा सा, बाकी तो थोड़ा सा दिक्कत है। देख लेते हैं आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो सभी कार्यपालिक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होंगी, 77(1) याद रख लेना। राष्ट्रपति के नाम से आदेशों को नियमों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश नाम से ना, याद रख लेना। राष्ट्रपति शासन सुविधा हेतु नियम बनाएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रियों में कार्य विभाजन ये दिया गया है। प्रमाणित आदेश की वैधता पर सवाल नहीं उठेगा, इतना आपको याद रख लेना है। तो ये 77 से संबंधित क्वेश्चन है, आपको समझना है। अब देख लेते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, इसको देखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान, सत्र मतलब सेशन ना, सेशन, ठीक है, सेशन बुलाना, आहूत करना मतलब बुलाना, सेशन को मीटिंग बैठाना, ठीक है, जो चलता है ना मानसून सीजन आपका, फिर विंटर सेशन, ये सब चलता है ना, ये है मेनली। आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सत्रावसान, उस जो सेशन बैठा है उसको खत्म कौन करेगा? अवसान करना मतलब खत्म करना, ठीक है, तो राष्ट्रपति करेगा, ये भी सही है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है मंत्रिपरिषद के डिसीजन के आधार पर। और लोकसभा का सत्रावसान कौन करता है? तो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो लोकसभा का सत्रावसान, लोकसभा का भी तो करेगा ना, राज्यसभा का भी करता है, लोकसभा का भी करता है, तो यही होगा, ठीक। तो इसमें हो गया 1, 2, 3, 4। एजीडीओ 2021 के एग्जाम में पूछा गया 1, 2, 3, 4, ठीक। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल देखोगे, आर्टिकल 85 के अंतर्गत आता है, ठीक। ये जो सारी बातें हैं आर्टिकल 85 के अंतर्गत आता है। अब हम लोग 85 देख रहे हैं, और 85 के अंतर्गत देखोगे तो ये देख लीजिए, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को, ठीक है, लोकसभा और राज्य को समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, बुलाएगा कि भाई इस तारीख को आप लोग को सेशन आना है, बैठना है, तो आइए। वो आहूत करना मतलब बुलाना। किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र में प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मार्च, जैसे कि 2 सेशन हैं, मान लीजिए आज ये इस तारीख को कोई भी तारीख है, 5 अक्टूबर है, इस दिन सेशन बुलाया, और दूसरा सेशन के बीच में कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए, नहीं 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक, 2 सेशन के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है। तो 5 अक्टूबर के बाद 6 माह
के अंदर में फिर से नया सेशन एक बार बुलाना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या सदन का सत्रावसान कर सकेगा, ठीक है। सदन का, लोकसभा का सत्रावसान कर सकता है, राज्यसभा का सत्रावसान सेशन को एंड कर सकता। सत्र अवसान, ये आपको याद रख लेना, सत्र अवसान, इसका मतलब हिंदी इंग्लिश समझ लो, सेशन का खत्म होना, खत्म करना, समाप्त करना, समाप्ति, ये आपको जानना है, ठीक है। लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, ठीक है, उसको डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है, ठीक, ये आपको जानना है। तो ये आर्टिकल 85 से संबंधित है और इसमें चारों आंसर लिया जाएगा। बात समझ आई? अब हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा नोटिफिकेशन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नोटिफिकेशन हमारा ये है कि आप लोग के लिए खुशखबरी, ठीक। 28 सितंबर 2025 से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, याद रख लेना। टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल रहेगा, ऑफलाइन फीस है 1199 और ऑनलाइन फीस है 299। 17 टेस्ट रहेंगे इसके अंतर्गत, टोटल 17 टेस्ट। हर टॉपिक को इसको कवर किया गया है, देख लीजिए हर टॉपिक को। छत्तीसगढ़ का भूगोल, हिस्ट्री को 3 पार्ट में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। छत्तीसगढ़ का, इंडिया का उसी तरीके से प्राचीन, मध्य, पर्यावरण, साइंस, टेक, इकोनॉमी, पॉलिटी, आपका सब आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे, सी सेट, हर पोर्शन का बजट, करंट अफेयर, सबको यहाँ पर कवर किया गया है। उसके बाद लास्ट में देखोगे तो 3 टेस्ट, ये जो 4 तारीख, 11 तारीख और 18 तारीख जनवरी में 3 टेस्ट होगा। वो जैसा एग्जाम होता है ना, फुल लेंथ का होता है, 2 पेपर होता है, एक जीएस वाला और एक सी सेट वाला। तो दोनों के आधार पर इसमें भी शुरू हो जाएगा, 3 टेस्ट होगा जो आपका मेगा टेस्ट होगा, है ना, मेगा टेस्ट के रूप में। 4 जनवरी, 11 जनवरी और 18 जनवरी, ओके। फरवरी में आपका एग्जाम रहेगा। तो इसको अभी ज्वाइन कर लो और इसके हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कर दो। एक हफ्ते में है, 28 के बाद 5, 5 के बाद 12, ऐसे एक हफ्ते में एग्जाम हो रहा है। तो आपको एक हफ्ते में ये जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, उसको कवर करना है। तो आपका जो तैयारी है वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और साथ ही साथ सिलेबस भी कंप्लीट होगा। तो इसको जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और ये नंबर दिया गया है, ये 3 नंबर है, डीडीयू नगर, गोलचौक, रायपुर हमारा एड्रेस है। तो आप इसमें भी जा करके ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन लेना चाहते हो तो एप्लीकेशन के मोड पर, और ऑफलाइन आना चाहते हो तो यहाँ कॉल कर लो या आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा नोटिफिकेशन। अब हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। ये है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण से संबंधित, ठीक है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें आप देखोगे तो ये आर्टिकल आपका 86, 87 के अंतर्गत 86 में भी देख सकते हो, ठीक है। तो उस 87 में भी देखोगे तो उसी के अंतर्गत आता है, ठीक। अब इसमें देखोगे वह संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। वह प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सम्मेलन संबोधित करता है। तो ये सब सही है, ये सही है, ये सही है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव, जैसे कि अभी मोदी जी 3rd टर्म के लिए चुनकर आए, है ना, तो 3rd टर्म के लिए चुनकर आए तो पहला जब शुरू में बैठक हुआ, है ना, तो वहां पर आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करता है। ये भी सही है, राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह केवल लोकसभा लिख दिया तो ये गलत हो गया। ये केवल लोकसभा नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों हो सकता है, ठीक। तो केवल लोकसभा के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगा तो ये गलत है। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ये आप ले सकते हो, याद रख लेना। या केवल को भी हटा देता तो लोकसभा के प्रथम सम्मेलन को, ये भी सही हो जाता, लेकिन केवल लिख दिया है तो ये गलत हो गया। तो डी गलत हो जाता है आपका और आंसर हो जाएगा इसका सी। व्यापम NNRI 2018 के क्वेश्चन में आया हुआ, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन देखिए। 87 ना विशेष अभिभाषण, 87 विशेष अभिभाषण याद रख लेना।
भारतीय संविधान 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें केवल लोकसभा लिखा था, इस कारण वो गलत हो गया, देख लो, है ना। संबोधित करेंगे और सत्र बुलाने का कारण बताएंगे। 87 के प्रमुख बिंदु देखोगे तो संबोधन के अवसर, राष्ट्रपति दो अवसरों पर संसद के दोनों संबोधनों को संबोधित करते हैं। एक तो लोकसभा के हर आम चुनाव के पहले सत्र में और हर साल के शुरू में, हर साल के पहले सत्र के शुरू में, और एक तो लोकसभा, फाइनल लोकसभा जो होता है उसके चुनाव के पहले सत्र में। ठीक है, दोनों सदनों को उसमें किया जाता है और इसमें याद रख लेना। ठीक, ये संबोधन के अवसर है। इसका उद्देश्य क्या है कि सत्र बुलाने के कारण को अवगत कराते हैं और आगामी वर्षों के लिए सरकार की नीति और प्राथमिकता योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत किया जाता है। चर्चा के लिए समय दिया जाता है। जो संबोधन दिया है, वो विशेष अभिभाषण दिया है, उसके लिए चर्चा कराया जाता है, सदन में चर्चा होता है। ठीक है, विशेष अभिभाषण पर चर्चा होता है, दोनों सब मेंबर से उनका राय लिया जाता है, और इसको देखोगे तो राष्ट्रपति की इस भाषण को सरकारी नीति और विधायी प्राथमिकताओं का एक रोड मैप माना जाता है, वही होता है। ठीक है, तो याद रख लेना, उस पर डिस्कशन होता है इस विशेष अभिभाषण पर। तो इसका आंसर हो गया आपका सी था उसमें। ठीक, ये अब देखेंगे किस प्रकार के विधेयक गतिरोध पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन। ये हो गया आर्टिकल 108 से संबंधित क्वेश्चन। अनुच्छेद 108 से संबंधित ये बोलता है ज्वाइंट सेशन के बारे में, ज्वाइंट सेशन के बारे में बात करता है ना, ज्वाइंट सेशन के बारे में बात करता है। ओके, संयुक्त अधिवेशन की बारे में बात करता है। ये राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा किस किस विधेयक पर। तो इसका आंसर लेना है आप लोग को। देखो, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। धन विधेयक पर तो नहीं होता, और आप देखोगे निजी विधेयक पर भी नहीं होता संयुक्त अधिवेशन, ये दोनों तो कट गया। अब यहां पर देखोगे संविधान संशोधन विधेयक पर भी नहीं होता, यह भी याद रख लेना। सरकारी विधेयक पर होगा, लेकिन सरकारी विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है। बात समझ रहे हो? वित्त विधेयक, सरकारी विधेयक, तो इसमें आंसर किसको लिया गया है आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक पर भी आपको बुला सकता है ज्वाइंट सेशन। ठीक, लेकिन आपको यहां पर इसको आंसर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सरकारी विधेयक, सामान्य विधेयक भी आ गया, इसके अंतर्गत दोनों चीज उल्लेख हो रहा है। सरकारी विधेयक होता है सामान्य विधेयक, और क्या होता है, वित्त विधेयक भी सरकारी विधेयक होता है। तो ये सरकारी विधेयक दोनों चीज को डिफाइन कर रहा है, सामान्य और वित्त। सामान्य और वित्त के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, और ये केवल और केवल वित्त विधेयक को डिफाइन कर रहा है। तो इसके कंपेयर में देखा जाए, ऑप्शन डी के कंपेयर में ऑप्शन बी इज ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सही है, मोर एप्रोप्रिएट। ठीक, ये आपको जानना है। इस कारण इसका आंसर सरकारी विधेयक लिया जाएगा, ना कि वित्त। सरकारी विधेयक में ऑलरेडी वित्त विधेयक इंक्लूडेड है, लेकिन वित्त विधेयक में जनरल जो बिल होता है वो इंक्लूडेड नहीं है, इस कारण इसको आंसर नहीं लिया जाता। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो इसके कंपेयर में ये ज्यादा अच्छा सही आंसर बनेगा, इस कारण इसका आंसर हो जाएगा बी। अब समझना है 108 से संबंधित क्वेश्चन। अनुच्छेद 108, तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख है, याद रखना। अब ज्वाइंट सेशन तो बुला लिया। ज्वाइंट सेशन क्या होता है जी? ज्वाइंट सेशन क्या होता है? जो लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों को एक साथ मीटिंग में बुलाना, ये ज्वाइंट सेशन हो गया। अब इस लोकसभा और राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? इस सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा सर? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है
तब कौन करेगा? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, इसका स्पीकर करेगा स्पीकर, और ये नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, और ये भी नहीं है डिप्टी स्पीकर भी अनुपस्थित है, तब कौन करेगा? तो आपको याद रखना है राज्यसभा का सभापति मत कर देना। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, तो वो नहीं करेगा, यहां पर डिप्टी चेयरमैन करेगा, उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, वो करेगा। और वो भी नहीं है तो, ये भी नहीं है तो ये लोग चुनेंगे, अपने सदस्य में से किसी को चुनेंगे, ये लोग सदस्य में से किसी को चुनेंगे। बात समझ आ रही? कौन अध्यक्षता करता है? क्वेश्चन आया है बार बार, तो ये लोग चुनेंगे। अब ये ज्वाइंट सेशन में कोरम भी, तो कोरम क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है वो कब सुचारू रूप से शुरू होगी? कब सुचारू रूप से शुरू होगी? जब इस टोटल मेंबर, इसमें लोकसभा के टोटल मेंबर और राज्यसभा के टोटल मेंबर सबको मिला करके इन जो टोटल बनेगा इस टोटल का 1/10 मेंबर शामिल होंगे इस बैठक में, तभी शुरू हो जाएगी। इसी को बोलते हैं कोरम, कोरम पूर्ति। तो ज्वाइंट सेशन के लिए कोरम पूर्ति 1/10 है दोनों सदस्यों की कुल संख्या का। इसमें कितने हैं? मान लीजिए इस समय 543 तो चुन के आते हैं, लेकिन मान लीजिए 540 लोग हैं, इसमें 250 से 245 चुन के आते हैं, लेकिन इसमें मान लीजिए 240 हैं, तो ये दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 780। अब 780 का 1/10 कोरम पूर्ति करेगा। अगर उससे कम है तो वो ज्वाइंट सेशन कंप्लीट नहीं होगा और वो आगे नहीं बढ़ेगी। बात समझ आ रही है? उसके बाद देखिए, लोकसभा के अनुसार संचालित होगा, राज्यसभा के अनुसार नहीं, क्योंकि इसमें लोकसभा की प्रभाव ज्यादा रहेगा, इसका मेंबर भी ज्यादा है, तो लोकसभा के प्रोसेस पर ये ज्वाइंट सेशन चलता है, ना कि राज्यसभा पर। तो इसमें आप देखोगे तो ज्वाइंट सेशन पर पावर किसका ज्यादा रहता है पूछा जाए तो लोकसभा का रहता है, ना कि राज्यसभा का। ओके, याद रख लेना। अब देखोगे पहले सदन द्वारा पारित विधेयक और दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए तब ये बुलाया जाएगा। दूसरा सदन विधेयक में पारित हो गया और संशोधन को मानने से इनकार कर दिया, उस तरीके से दोनों सेशन के बीच, दोनों सदन के बीच में गतिरोध होता है तो बुलाया जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि दो सदन लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तब बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन किस आधार पर किसके लिए बुलाया जाता है? तो केवल और केवल जनरल बिल के लिए, साधारण सामान्य विधेयक के लिए बुलाया जाता है और वित्त विधेयक के लिए बुलाया जाता है। किसके किसके लिए नहीं बुलाया जाता? तो धन विधेयक के लिए कभी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, मनी बिल के लिए कभी आपका ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी नहीं बुलाया जाता, याद रख लेना। ठीक है, तो धन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशनल आपका अमेंडमेंट बिल है तो उसके लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल बिल है और जनरल बिल है तो उसके लिए बुलाया जा सकता है। जनरल बिल और फाइनेंशियल बिल में आप देखोगे तो लोकसभा और राज्यसभा को लगभग समान थोड़ा सा अधिकार प्राप्त है, लगभग बोल रहा हूं ना, एकदम बराबर नहीं। तो उस कंपेयर में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और इसी आधार पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। मनी बिल में तो राज्यसभा को ज्यादा पावर है ही नहीं तो उसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया नहीं जाएगा, याद रख लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी ज्यादा पावर नहीं रखता राज्यसभा, इस कारण भी उसमें भी रखता है लेकिन कम रखता है, इस कारण उसमें भी आपका ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। तो याद रख लेना, दो चीज के लिए, एक जनरल बिल के लिए और एक फाइनेंशियल बिल के लिए बुलाया जाता है। ये हो गया। अभी तक 3 बार बुलाया गया ज्वाइंट सेशन, 3 बार। 1961 में जब दहेज प्रतिषेध बिल, दहेज के लिए जो प्रोहिबिट करने के लिए बिल लाया गया था 1960 में, ये 1960 के नाम से आया था 1961 में, तब बुलाया गया था। इस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। बैंक सेवा आयोग विधेयक के लिए 78 में बुलाया गया था और आतंकवाद
निवारण विधेयक पोटा बोलते हैं जिसको, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, है ना, ये ऐसा है, उस पर 2002 में बुलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी। आज तक 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, तो इसको याद कर लेना। ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल 108, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। दोनों सदन को, लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बैठाया जाता है। किस कारण, किस बिल पर बुलाया जाता है, तो सामान्य और वित्त बिल। कब बुलाया जाता है, जब दोनों सदन के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, संघर्ष पैदा हो जाए, तब बुलाया जाता है। याद कर लेना किन के लिए नहीं बुलाया जाता, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं बुलाया जाता, मनी बिल के लिए नहीं बुलाया जाता। याद कर लेना अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो आपका डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, और वो भी नहीं है तो लोग चुन लेंगे किसी वरिष्ठ को, याद रख लेना। और इस सब को जानना है, अब तक 3 बार बुलाया गया है, इसको याद कर लेना। ये सब हो गया, कोरम क्या है 1/10 हो गया, ये हो गया आपका ज्वाइंट सेशन से। अब बताओ कोई भी प्रश्न घुमा के इधर उधर उल्टी पलटी सल्टी कुछ भी करके पूछेगा, तो ये थ्योरी आपको याद हो गया, तो आपको और इसमें डरने की जरूरत है नहीं है। बात समझ आ रही है। अब इसमें एक क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन ज्वाइंट सेशन से संबंधित एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसको देखिए, देखिए 108 से संबंधित एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता ऑप्शन है आपके पास, कौन नहीं करता अध्यक्षता, कौन नहीं करता, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है। सी देखोगे तो चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक, राज्यसभा हो गया ये, और डी आंसर हो जाएगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका आंसर आपको रिप्लाई करना है, इसका आंसर आपको रिप्लाई करना है। अगर मैं थ्योरी को आप समझ गए हो तो इसका आंसर रिप्लाई करना, ठीक। चलिए अब आगे इसको देखते हैं। चलिए, व्हाट विल हैपन इफ द प्रेसिडेंट इशूज a notification for a joint session of parliament and in the meantime the Lok Sabha is dissolved, ठीक। चलिए इसका बताइए, ये मैं बता दिया ना, चलिए इसको बताइए, इसका आंसर बताइए। राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी, इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन यथा समय आहूत होगा। ऐसा नहीं है कि बुला दिया है उसके बाद हो रहा है तो लोकसभा नहीं बैठेगी, जो उससे तो ये आहूत होगा, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यथा समय आहूत होगा। फिर आप देखोगे व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, वो उसी से संबंधित था, ज्वाइंट सेशन से संबंधित। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा, ठीक। तो इसका आंसर देखो, राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद को कह सकता है, संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, गलत हो जाएगा, ठीक। राष्ट्रपति किसी वित्त विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद को कह सकता है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, यह भी सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी मंत्री के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, यह भी सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी,
एक को गलत करके ये तीनों सही हो जाएगा, तो 2, 3 तथा 4 ये आंसर होगा DCAG 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, और ये आया हुआ क्वेश्चन इसमें बी आंसर लिया गया था। तो देख लीजिए राष्ट्रपति क्या क्या वीटो पावर यूज करता है। ये आर्टिकल 111 से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 111 से संबंधित है ना। पुनर्विचार, किसी बिल को वापस करना, किसी बिल को अपने पास रख लेना, किसी बिल के लिए कुछ और सलाह देना, इस सब के बारे में आर्टिकल 111 में बताया गया, जिसको वीटो पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो या आप ये भी बोल सकते हो किसी बिल की अनुमति देने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या होती है, इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया जाता है, जिसको पूर्ण वीटो या अत्यंतिक वीटो बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है इसको देखिए, तो विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार, विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार, राष्ट्रपति किसी विधेयक को रिजर्व करके सुरक्षित रख देता है। इसका प्रयोग सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में किया जाता है। एक होता है निलंबनकारी विधेयक, सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं इसको, याद रख लेना, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को, जैसे कि धन विधेयक और कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें देखो कॉन्स्टिट्यूशनल विधेयक था, उस पर विचार करने नहीं बोल सकता, यही आंसर लिया हूं, है ना। धन विधेयक और कॉन्स्टिट्यूशनल विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से ही पेश किया जा रहता है, इस कारण इसको छोड़कर बाकी सब विधेयक के लिए वो पुनर्विचार के लिए बोल सकता है, ओके, पुनर्विचार के लिए बोल सकता है। लेकिन किसके किसके लिए नहीं बोल सकता, मनी बिल के लिए नहीं बोल सकता और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं बोल सकता, इसको याद रख लेना। संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना संशोधन के साथ पारित कर दे तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अब देखो, मान लीजिए कोई जनरल बिल है, इसको समझिए, जनरल बिल है, कोई किसी पर लाया गया है, अब इस जनरल बिल को पेश किया गया और ये पेश होकर के लोकसभा से चला गया प्लस राज्यसभा से ये सब पारित होकर के किसके पास गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसमें साइन करना है, लेकिन इस जनरल बिल है तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगेगा कि इस पर और कुछ हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, तो ये लोकसभा में इसको वापस कर सकता है। अब ये वापस कर दिया। अब मान लीजिए ये चेंज करने के लिए बोल रहा है, चेंज करने के लिए, लेकिन ये चेंज नहीं करता, एज इट इज फिर से भेज दिया, तो फिर से भेज दिया, एज इट इज बोल रहा हूं ना, एज इट इज फिर से भेज दिया, तो अब प्रेसिडेंट को साइन करना अनिवार्य हो जाता है। ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत जोड़ा गया था, इसको कि अनिवार्य है, अब राष्ट्रपति को साइन करना अनिवार्य है, बाध्य है, ये हो गया बाध्यता 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत। तो सस्पेंसिव वीटो में जब डबल फिर से भेजा जाता है तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है, ये आपको जानना है। एक होता है जेबी पॉकेट वीटो, जेबी पॉकेट वीटो, पॉकेट में रख लेना, कोई बिल है, ये लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब लोकसभा और राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास गया, अब इसको लगता है कि इसको अभी अनुमोदन नहीं करना है, साइन नहीं करना है, तो ये अपने पॉकेट में रख लेता है। पॉकेट में रख लेना मतलब अनिश्चित काल के लिए छोड़ देना, उस पर अभी कोई विचार नहीं कर रहा है, इसी को बोलते हैं जेबी पॉकेट। जेबी पॉकेट विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देना, टाल दिया, अभी लो देखेंगे, बाद में देंगे अनुमति, और जब तक ये राष्ट्रपति इस बिल पर साइन नहीं करेगा वो क्या नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा, अधिनियम नहीं बनेगा, वो लागू नहीं होगा, इस कारण इसको बोलते हैं जेबी पॉकेट, इसको याद कर लेना, जेबी पॉकेट। तो तीन प्रकार के, एक तो एब्सोल्यूट वीटो, एक हो गया सस्पेंसिव वीटो और एक हो गया जेबी पॉकेट वीटो। जेबी पॉकेट वीटो को अनिश्चित काल के लिए उसमें विचार करना बंद कर दिया जा रहता है, वो कभी भी कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता, उसको आप बोल नहीं सकते, ठीक है। दूसरे सस्पेंसिव में वो पुनर्विचार के लिए बोल सकता है, लेकिन धन विधेयक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को छोड़कर, ठीक है। पहले वाले में देखोगे तो सुरक्षित रखने का अधिकार होता है, इसको समझना है। अब देखेंगे, देखिए राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो, राज्य का कुछ बिल राष्ट्रपति के पास आता है राज्यपाल के थ्रू, देखोगे तो राज्य में भी असेंबली से पास होकर के राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल साइन कर देता, वो एक कानून बनता है। तो कई बिल पर क्या होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज देता है, ठीक
ठीक है, राष्ट्रपति को भेज देता है। ये अनुच्छेद 201 में बताया गया है। तो 200 के अंतर्गत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन, देखो राज्यपाल विधेयक को, कोई भी बिल को राष्ट्रपति के विचाराधीन, राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकता है। अब 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ये बिल आया तो राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार है, वो जो रिजर्व किया गया है उस बिल पर अपनी सहमति दे सकता है, अपनी सहमति सुरक्षित रख सकता है, बाद में देखेंगे, और राज्यपाल के माध्यम से विधेयक के पुनर्विचार के लिए विधायिका के पास भेज दे। ये बोल सकता है फिर से कि ये भेजा तो गया, अब फिर राज्यपाल को बोल दे कि इस पे पुनर्विचार कराओ, तो वो पुनर्विचार के लिए चला जाएगा। अब देखो, राज्य विधायिका विधेयक में संशोधन व अथवा बिना संशोधन के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजती है ना, तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब जो विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए आया राष्ट्रपति, ये गवर्नर हो गया और ये हो गया प्रेसिडेंट, ठीक। तो किसी बिल को, ये बिल कर दे, इसको समझाता हूं आपको, समझिए शुरू से। बिल को भेजा गया, बिल पास हो गया विधानसभा से, विधानसभा से बिल पास हुआ और पास होकर के गवर्नर के पास चला गया। विधानसभा ही क्यों यूज कर रहा हूं, कई जगह में विधानसभा और विधान परिषद दोनों रहता है तो दोनों यूज होगा, लेकिन हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है, तो इस कारण आपका देखोगे तो मैं विधानसभा यूज कर रहा हूं, असेंबली यूज कर रहा हूं, काउंसिल यूज नहीं कर रहा हूं। अब ये गवर्नर इसको प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर दिया। अब प्रेसिडेंट बोलता है इस बिल को, गवर्नर को बोला पुनर्विचार कराओ, ये भेज दिया विधानसभा के पास। अब विधानसभा बिना संशोधन के फिर गवर्नर के पास भेजता है। अब गवर्नर ये फिर भेजेगा प्रेसिडेंट के पास, तो डबल भेज रहा है, तो प्रेसिडेंट इसके लिए बाध्य नहीं था। जबकि संसद में क्या होता था, लोकसभा में क्या होता था, बाध्य था 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, फिर से वो मना कर सकता है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को आप राज्यपाल या विधानसभा के लोग बाध्य नहीं कर सकते, केवल संसद वाले बाध्य कर सकते हैं। डबल में ना, पहली बार में नहीं, डबल में, वो भी याद रखो। तो ये आपको प्रोसेस को समझना है, ओके। तो ये हो गया आर्टिकल 111 के बारे में, जो बोला जाता है राष्ट्रपति का वीटो पावर। वीटो पावर 3 प्रकार के वीटो पावर, सस्पेंसिव, निलंबनकारी, एब्सोल्यूट, आपका याद रख लेना, और एक होता है जेबी पॉकेट, ठीक। तो इसको याद कर लेना भाई, सब फैक्ट को मैं बता रहा हूं, कुछ भी छूट जाए ना तो मेरे को बोल देना। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो अच्छे से, आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, इतना डिटेल में कोई कैसे करा सकता है, वो भी एमसीक्यू के थ्रू। पूरा डिटेल में मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, और इससे संबंधित जितने भी है हम लोग राष्ट्रपति आज कंप्लीट करने वाले हैं ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये राष्ट्रपति का 123वां नंबर का अध्यादेश जारी करने की शक्ति आज देखेंगे, ठीक है। ऑर्डिनेंस, बिल पास करने की शक्ति, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लाती है किसी कारणवश, कब लाती है, कैसे लाती है, वो सब डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग राष्ट्रपति को शुरू से लेकर कंप्लीट देखें। इसके अलावा कुछ भी छूट जा रहा होगा तो मेरे को बोल देना, ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को ही बोला जाता है अध्यादेश, याद रख लेना। अध्यादेश, ये अध्यादेश लाने की पावर देखोगे तो अनुच्छेद 123 देता है राष्ट्रपति को। 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3 ये पावर देता है राष्ट्रपति को कि वो ऑर्डिनेंस ला सकता है किसी विषय पर ऑर्डिनेंस ला सकता है। अब इससे संबंधित हम लोग आंसर देखें तो जब संसद सत्र में ना हो तो यह जारी किया जाएगा, बिल्कुल सही है। जब संसद सत्र में ना हो, कोई सेशन चल नहीं रहा हो, या आपका एक ही चल रहा हो, कोई सेशन चल नहीं रहा हो, तब ये ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, ठीक। जब संसद का एक सदन सत्र में हो, ठीक, एक सदन सत्र में हो, में ना हो तो यह जारी किया जा सकता है। एक सदन, क्या बोला, एक मिनट। जब संसद का एक सदन सत्र में ना हो तब जारी किया जाएगा, ये भी सही है,
या तो सत्र कोई चल ना रहा हो या केवल एक ही सदन चल रहा हो, एक सदन न चल रहा हो, तब लाए। दोनों सदन एक साथ चल रहा होगा उस समय ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा। या तो चल ना रहा हो या एक ही चल रहा हो, ठीक है, दोनों आपका चल रहा होगा तब स्थिति में नहीं लाया जा सकता। ये सही है। अब देखेंगे इसे वापस नहीं लिया जा सकता, ये गलत है। वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को तो कोई भी निलंबित नहीं कर सकता, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। बताया हूं मैं, केशवानंद भारती वाद जानते हो। न्यायालय में अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति असद्भावनापूर्ण उपयोग किया गया है, यह भी गलत है। दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। संविधान के किसी भी भाग पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ये सही है, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किसी भी पार्ट में अध्यादेश जारी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 6। 1, 2 और 6 सही क्या है पूछा गया है। तो अगर सही नहीं है पूछा जाता तो 3, 4, 5 आंसर होता। सही नहीं है पूछा जाता तो आपको समझ में आ गया कि ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति किस समय लाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हो जब सेशन ना चल रहा हो या तो केवल एक ही सेशन, आप सदन सेशन के रूप में एक ही सदन चल रहा होगा तब लाया जाएगा। दोनों सदन सेशन में है तो आपको नहीं ला सकते, आप नहीं ला सकते, इसको याद रख लेना। तो ये है इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं अध्यादेश से संबंधित सारे तथ्यों को। अध्यादेश ऑर्डिनेंस 123 आर्टिकल नंबर 123 याद रख लेना, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति देता है। जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से एक सत्र ना हो तो राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का वही प्रभाव व बल होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। अध्यादेश क्या है? जैसे कि कोई बिल नियम बनाने, कानून बनाने के लिए कोई बिल पेश किया जाता है। बिल पेश किया गया कहाँ? लोकसभा में, फिर लोकसभा से राज्यसभा गया, फिर राज्यसभा से ये प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया और ये पास कर दिया तो ये क्या बन गया? बिल, एक्ट बन गया, कानून बन गया, ये एक्ट लागू हो जाएगा। ये होता है। तो जब यही कानून को लागू कराना है और उस समय कोई बिल लाया नहीं जा सकता, अब सेशन में सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं है या केवल लोकसभा है और लोकसभा नहीं है और केवल राज्यसभा है, लोकसभा नहीं है और केवल राज्यसभा है, तब लाया जाएगा। अब इस स्थिति में तो कोई बिल दोनों सदन से होकर पास होना रहता है लेकिन पास नहीं हो सकता। इसी कारण सीधा सीधा कोई कानून जरूरी है तो उसके लिए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है। ऑर्डिनेंस पास करता है प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस याद रख लेना। और ये ऑर्डिनेंस को बाद में जब सेशन में आ जाता है सदन, तो सेशन में आ जाता है तो उससे पास कराना पड़ता है, उसके बारे में अभी देखेंगे। तो ये होता है। अब ये ऑर्डिनेंस आया, ये एक एक्ट ही है, एक्ट के जैसा ही है, एक्ट के जैसा। लेकिन इस ऑर्डिनेंस को कंप्लीट रूप से लागू कराने के लिए लोकसभा राज्यसभा में बाद में क्या किया जाता है? जब ये सेशन में आ जाता है तब इससे पारित कराना पड़ता, अनुमति लेना पड़ता है। तो उसी के बारे में अभी देखेंगे। ऐसा अध्यादेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है। देखो, अनुमोदन के लिए रखा गया। संसद के पुनः सत्र में आने पर, पुनः सत्र रिसेंबल के 6 सप्ताह के अंदर, कितने दिन के अंदर में अनुमोदन लेना पड़ेगा? सेशन सत्र में आ गया तो 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं होगा तो ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। अगर अनुमोदन हो जाता है तो वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा अगर 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों से उसको क्या नहीं मिलता है, जब अनुमोदन या अनुमति नहीं मिलता है तो वो खत्म हो जाएगा। अगर मिल जाता है तो वो कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। ये आपको याद कर लेना, इनफैक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अनुच्छेद 13 क के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है। अतः ऐसा कोई भी
कोई अध्यादेश जो मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है शून्य होगा। लेकिन मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर रहा है, लेकिन कोई, देखिए मूल अधिकार के अंतर्गत ये आर्टिकल 13 भी है, तो इसके अंतर्गत भी विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश आता है, तो सब पार्ट पर आता है, ये मान सकते हो आप। संसद का एक सदन सत्र में हो तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि एक सदन विधि बनाने के लिए सक्षम नहीं होता। ठीक, एक सदन सत्र में हो तब भी एक सदन है और एक सदन नहीं है तो लाया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर अध्यादेश का कॉन्सेप्ट क्यों आया? जब संसद विधि बनाने की स्थिति में नहीं होती है, तब स्थिति में राष्ट्रपति को विधि बनाने के लिए ऑर्डिनेंस पावर का कॉन्सेप्ट आया। बात समझ आई? ये आप समझ रहे हो। अब मान लीजिए एक ही सदन सत्र में है, एक ही सदन है, तो कैसे विधि बन पाएगा? आपका कानून बनाने के लिए तो दोनों सदन चाहिए, लोकसभा राज्यसभा। तो एक सदन से तो कानून नहीं बन सकता, वो स्थिति में कानून बनाना अनिवार्य हो गया देश के लिए, तो वहां पर राष्ट्रपति बनाएगा कानून ऑर्डिनेंस के जरिए। यही कॉन्सेप्ट है। बात समझ आई? राष्ट्रपति संघ सूची समवर्ती सूची से संबंधित विषय पर अध्यादेश जारी करता है। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है तो उस पर भी जारी कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं चल रहा है तो राज्य की सूची पर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता। याद हुआ? समझ आया? तो आपको याद रख लेना है 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस का अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि जब संसद कानून नहीं बना सकती, ऐसी स्थिति में रहेगी, तब जाकर ऑर्डिनेंस लाने की पावर है। तो ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब सेशन नहीं चल रहा होगा या तो एक ही सदन चल रहा होगा, तब लाया जाएगा। और इसको जैसे ही दोनों सेशन रिसेंबल होगा, फिर से आएगा, तो 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन अनिवार्य हो जाता है, तभी वो कानून बन पाएगा। नहीं तो वो कानून ऑर्डिनेंस लाया गया है वो रद्द हो जाएगा। इसको याद रख लेना। ओके, इसको याद रख लेना। संघ सूची और समवर्ती, ओके, सेंट्रल लिस्ट आपका केंद्र सूची के विषय में कानून बना पाएगा, ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची पर, राज्य पर नहीं लाया जाएगा। राज्य पर तभी लाया जाएगा जब वो राज्य में राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा होगा, तभी। तो इतना सब बात है आर्टिकल 123 के अंतर्गत, और उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आ गया होगा, है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग को बिल्कुल मस्त मजेदार समझ में आया होगा। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी मिल गया और साथ ही साथ पूरा थ्योरी को मैंने रिवाइज करा दिया। ये पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को टेलीग्राम चैनल में हमारे, और वहां से ये पीडीएफ के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। 1-2 बार आप वीडियो को देख करके बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे भी याद हो जाएगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। लास्ट में ये क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लेना, साथ ही साथ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है उसको याद कर लेना, आपका कंप्लीट पॉलिटी तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग को क्या करना है, एक छोटा सा लाइक करना है। लाइक के साथ साथ में हाइप वाला, आप देखोगे लाइक वाला जो लाइक मिलता है ना, उसी के ऐसे पैरेलल में यहाँ पर लाइक है, यहाँ पर लाइक है, मान लीजिए ये लाइक बटन है, यहाँ पर लाइक का बटन है, लाइक क्लिक, तो इसी पैरेलल में आप देखोगे तो एक जगह है हाइप लिखा रहता है। हाइप को आपको बिल्कुल करना है, ठीक है। हाइप करना मत भूलिएगा। हाइप बटन को आपको क्लिक करना है 2 बार 3 बार 1 बार, जितना भी और भी कर सकते हो करना है। मेरे वीडियो को आप फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल कर दीजिए, यही आपसे अपेक्षा है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कंपटीशन बढ़ गया है, ध्यान देकर पढ़िएगा, मैं कंप्लीट कराऊंगा। और साथ ही साथ आज के वीडियो को ही देखे हो कोई लोग और इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो, तो इससे पिछले वाले वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और कंप्लीट लिख ही देता हूं जी, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी MCQ करके प्लेलिस्ट में बना हुआ है हमारा प्लेलिस्ट, ये कर सकते हो। अगर इसी तरीके से आप ज्योग्राफी को भी पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, इसी तरीके से ना पूरा उसमें भी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। MCQ करके प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो इस पर जाइए। ये 14 वीडियो में पूरा
ज्योग्राफी को मैंने कंप्लीट किया है। इसको पढ़ोगे तो और आपको ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अभी ये चल रहा है, इसमें भी 10-11 वीडियो हो गया पॉलिटी का, है ना। पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को। तो ये 3 मेजर सब्जेक्ट तो मैं कवर कर ही दूंगा प्रीलिम से पहले। आप लोग का प्रीलिम से पहले नहीं, आपका अमीन पटवारी का एग्जाम है ना, उससे पहले कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। जल्दी से जाइए, सब वीडियो को एक बार देखिए, आपका कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इससे जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा उपराष्ट्रपति, ओके। तो मिलेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में जितने भी अधिकार है उसको जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।